प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें कल कुछ बताए थे, जिसमें चर्चा है कि नहीं, डायग्राम खींचने का भी सिस्टम एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। तो आज इसी के लिए से पढ़ते हैं, किरण आरेखों का जो है बनावट करेंगे। तो किरण आरेख बनाने के लिए इसमें किस प्रकार का किरण खींचा जाता है, उसी का चर्चा करते हैं। गोलीय दर्पण में किरण आरेख का बनावट। तो गोलीय दर्पण में चाहे अवतल हो या उत्तल हो, तो इसमें गोलीय दर्पण में किरण आरेख का बनावट हम लोग आज जानेंगे। मतलब इस बनावट का तात्पर्य है कि इसमें जो दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर जो रखा जाएगा बीम, और इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, ये तो बहुत वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी पर ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा मदद मिलता है। तो आज यही रूल पढ़ेंगे कि कौन कौन से किरण इसमें खींच सकते हैं। वैसे यह बात सिखाए थे और कल भी चर्चा किए थे, आगे भी चर्चा होगा कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरण की ज़रूरत पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो सेंटेंस बोले इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी छिपा हुआ है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरण की ज़रूरत है। मतलब 2 परावर्तित किरण जब कटता है तो कटने से तब प्रतिबिंब बनता है। तो मतलब इसमें 2 प्रकार का आपतित किरण भी चाहिए। तो 2 आपतित होगा तभी तो परावर्तित होगा। तो 2 परावर्तित किरणों के कटने से प्रतिबिंब बनता है या प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आज देखते हैं इसका रूल, क्या रूल है इसके विषय में। तो पहले हम डायग्राम भी खींच देंगे, तब इसका लैंग्वेज लिखेंगे तो और ज़्यादा माइंड में सेट होगा। तो पहले बोलते भी है, फिर डायग्राम भी खींचेंगे। इसमें सबसे पहला रूल ये इसमें है, वैसे आगे पीछे किसी को भी कर सकते हैं, कि गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जितने भी किरण जाता है, गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जितने भी किरण जाता है, वह दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस से होकर लौट जाता है या फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो यही चीज़ पहले डायग्राम देखिए, फिर नीचे लिख देंगे। क्या समझाए देखिए, गोलीय दर्पण। तो गोलीय में पहले यहाँ अवतल बनाए, ये अवतल दर्पण। अगर डिफाइन हट गया होगा माइंड से तो ये भी याद आ जाए। ये जो लाइन हुआ ये क्या हो गया, मुख अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो यह भी चर्चा कर दे। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होता है, यह मुख अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो इसका माप इसमें F लिखे या। तो रूल अभी हमको पढ़ना है रूल। तो समझाए कि गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समांतर, देखिए यहाँ समांतर लिए, यहाँ एक नहीं कई किरण हो सकता है। इधर से भी ले सकते हैं, दूर भी ले सकते हैं, निकट भी ले सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर जो भी किरण होगा, ये इसके समांतर लिए, पैरेलल लिए। ये रूल है कि ये दर्पण से यहाँ से जब टकराया तो ये हो गया इसका आपतन बिंदु भी है, यही परावर्तन बिंदु भी यहाँ से करा। तो यहाँ से जब टकरा कर लौटेगा, रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा, तो ये इसके फोकस से ही होकर पास करेगा। ये इसका हुआ इसका रूल। ये हमें याद होना चाहिए, डायग्राम खींचने में ये बहुत मदद करेगा। क्या सिखाए फिर से देख लीजिए। गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती है। ये रूल है इसका, ये याद रखना है फिर इसका। तो गोलीय दर्पण हुआ तो ये अवतल बना है, तो गोलीय है तो इसका उत्तल भी होगा। तो उत्तल में भी देखते हैं, ये देखिए उत्तल दर्पण बनाए।
फिर एक बार चर्चा करते हैं थोड़ा देर के लिए। देखिए, अवतल दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र इसके परावर्तक सतह के सामने है। बहुत ज़रूरी है ये जानकारी रहना, याद रखना। और उत्तल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। इसलिए कल का जो वीडियो बनाए थे उसमें समझाए थे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है, क्योंकि यह आपतित किरण के विपरीत दिशा में, इसका फोकस किधर है? आपतित किरण की दिशा में। इसलिए अवतल दर्पण के फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी पॉजिटिव होते हैं। ये भी अब कन्फर्म हो गया। तो समझाना अभी क्या था, किरण आरेख का बनावट के विषय में चल रहे थे। तो इसमें मुख अक्ष के समांतर, तो देखिए मुख अक्ष के समांतर यहाँ किरण लिए, आप नाम भी दे सकते हैं, ये भी फिलहाल तभी समझना है खाली डायग्राम। तो ये आपतित किरण दे, एरो देना आवश्यक है, नहीं तो आपतित किरण है ही नहीं, पता ही नहीं। तो यह जो है यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होगा तो ये इस तरह से यह फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। यही है इसका ये रूल। फर्स्ट नंबर का रूल पढ़ा है, पहले डायग्राम खींच के समझाए, लैंग्वेज में बोले, अब इस चीज़ को लिख देते हैं। तो देखिए क्या है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस या मुख्य फोकस भी लिख सकते हैं, बड़ी है, से जाती है, ठीक है, या निकलती वे प्रतीत होता है। ये इसमें दोनों क्लियर। फिर से एक बार समझ लीजिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर सभी आपतित किरणें, यहाँ भी देखिए, अवतल में देखिए, उत्तल में देखिए, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ से फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर जाती है, अवतल में जाती है, और उत्तल दर्पण में फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देख लीजिए, इससे निकलती हुई प्रतीत होती है। ये याद रखना है। ये हुआ इसका पहला रूल। इसी तरह देखिए दूसरा आ गया। पहले फिर इसमें भी डायग्राम बनाते हैं, फिर समझ। अब इसी को पहले उलट ही देते हैं, तब आगे बढ़े। तो उलट देंगे तो यह क्या होगा? तब तक माइंड में इसका उल्टा सेंटेंस भी सेट कीजिए। हम भी बोलते हैं, ये बनाए अवतल दर्पण, ये हो गया गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। परिभाषा आप देखिए, याद हो गया। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु ये हुआ ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस, और ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य। अब इसका रूल सुन, गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरणें, गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरणें या आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तो इसका तात्पर्य ये हुआ
कि वह किरण जो गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाएगा या फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो देखिए, अर्थात एक का क्या हुआ, जस्ट उल्टा। तो हमें ये भी काम पड़ता है। यहाँ देखिए, मान ली वस्तु यहाँ है, यहाँ वस्तु नहीं भी देंगे तो हमें किरण को समझना है। फिलहाल ये किरण कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से। तो यहाँ दर्पण से इस पॉइंट पर टकराया, ये आपतित किरण का पॉइंट हुआ आपतन बिंदु। तो ये यहाँ से क्या होगा, परावर्तन के बाद रिफ्लेक्ट होकर के ये मुख अक्ष के समांतर, इस मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। एरो लगाना ना भूलें, ठीक। इसी तरह उत्तल दर्पण में ये पोल, फोकस, वक्रता के, तो वह किरण जो फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो, ये स्केल देख करके एक साथ खींच देंगे। तो ये हुआ आपतित किरण। तो ये यहाँ दर्पण पर क्या हुआ, यहाँ टकराया आपतन बिंदु। तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर भी समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा कि गोलीय दर्पण के मुख फोकस या फोकस से जाने वाली किरण या जो किरण जाती हुई प्रतीत होगा, वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। गोलीय दर्पण के फोकस से जाने वाले किरण या जाती हुई प्रतीत होने वाले किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती या पैरेलल हो जाता है, या इसका भाषा हम ऐसे भी कन्वर्ट कर, वह किरण जो गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। इस लैंग्वेज को माइंड में सेट करना है, लाइन बाय लाइन लैंग्वेज को याद नहीं करना, समझना है। सेंटेंस को बदल भी सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ जो बोले डिफरेंट हो गया होगा, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। वह किरण जो फोकस से होकर जाती है या जाते हुए प्रतीत होती है, यहाँ देखिए जाते हुए प्रतीत हो रहा, पहुँच नहीं गया, यहीं से लौट गया, और यहाँ जाती है। तो दोनों ही अवस्था में बात वही है, लेकिन क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। यह हुआ इसका दूसरा। अब इसका तीसरा समझाते हैं, देखिए पहले डायग्राम। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र।
ये हुआ उत्तल दर्पण, फोकस, वक्रताक। अब इसमें से वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसको और नज़दीक कर दीजिए तो और समझ में अच्छे से। छोटा वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, देखिए अच्छे से भी समझिए, वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यही बार बार बोल रहे हैं ना, वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, याद रहे गोलीय दर्पण में जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा वह अभिलंब का काम करता है। क्योंकि 10th का जब सर्किल चैप्टर समझा रहे थे तो उसमें भी यह बात का चर्चा थोड़ा देर के लिए हुआ। तिर्ज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होता है, या स्पर्श रेखा तिर्ज्या के छोर बिंदु पर लंब हो। तो यहाँ उसी भांति ये है, ये वक्रता केंद्र जो होता है, यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी केंद्र का नाम वक्रता केंद्र होता है ना। तो इसलिए एक तरह का यह क्या है, वक्रता तिर्ज्या के रूप में भी समझा जा सकता है। वैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक अर्थात C से P यह दूरी जो है वक्रता तिर्ज्या ही है। तो यहाँ इसे भी समझ सकते हैं, लेकिन जब तक इसमें P का जिक्र नहीं होगा तब तक इसे वक्रता तिर्ज्या नहीं समझ सकते। हाँ, गोला का जो भाग है खोखला उसका तिर्ज्या जरूर। तो इसलिए जितने भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा वह सभी किरण क्या होगा, अभिलंब का काम करेगा। अर्थात ये जिस पथ से होकर जाएगा ये उसी पथ पर लौट जाएगा। ये बात समझ में आया। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। ये अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये बहुत काम का है। और लंब वाला ये तो समझाए भी है दर्पण में, समतल दर्पण में भी किरण आरेख समझाए कि वह किरण जो दर्पण पर लंबवत पड़ता है परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। जब तिरछा पड़ता है तो परावर्तन का रूल पढ़ा है कि परावर्तित प्रकाश परावर्तन के रूल के अनुसार लौट जाता है, जितने ही कोण पर पड़ता है उतने ही कोण पर लौट। तो ये C हुआ वक्रता के। यहाँ देखें, ये तो बात C से जाती है। अब यहाँ एक चीज़ मिलाते हैं, C से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ किरण दिए उत्तल दर्पण, वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होता है। लग रहा है ना कि वक्रता केंद्र से होकर पास कर जाएगा। तो वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ये दर्पण से टकराकर यहाँ से टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। अर्थात इस प्रकार के किरण को अभिलंब किरण भी कहा गया। ये अभिलंब भी हुआ। तो यहाँ इसी चीज़ को अब लिखते हैं। यहाँ देखिए, वह किरण जो गोलीय दर्पण, वह किरण जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद न उसी पथ पर लौट जाती। फिर रिपीट कर देते हैं।
वह किरण जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। वह किरण जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होता है, वह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। इसे ये 3 रूल हुआ। ये अवतल दर्पण, ये पोल, ध्रुव, फोकस, वक्रता के। ये उत्तल दर्पण, फोकस, वक्रता के, ये मुख अक्ष, प्रिंसिपल एक्स। वह किरण जो गोलीय दर्पण के ध्रुव पर इस प्रकार तिरछा पड़ता है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार लौट जाता है। वैसे यह यहाँ नहीं भी बताते, पीछे पढ़ाया हुआ है। अर्थात इसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये जितने के कोण पर यह पड़ेगा उतने ही कोण पर क्या होगा, ये लौट जाएगा। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण आई आर, ये दोनों बराबर होते हैं। जितने के कोण पर ये पड़ता है उतने ही कोण पर ये क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो ये हुआ इसका चौथा रूल, प्रकाश के परावर्तन का रूल। इसी तरह यहाँ भी देखिए, ये जितने कोण पर यहाँ पड़ा ये आपतित किरण, उतने ही कोण पर ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। ये इसका परावर्तन का नियम हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं, वह किरण जो गोलीय दर्पण के ध्रुव पर तिरछा पड़ता है, समान कोण पर लौट जाता है। इसी को लिख सकते हैं, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार लौट जाता। अर्थात ये 4 रूल अवश्य याद रहे और अच्छे से याद रहे। तो इस 4 रूल की मदद से हम लोग इसका किरण आरेख खींचेंगे, गोलीय दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर वस्तु को रखेंगे और इसका प्रतिबिंब फिर बनाएंगे और उसका आकार, स्थान, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। जो देखिए अभी आगे अब यही बताया जाएगा। ये प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति, एवं आकार, आज इसका अध्ययन और बहुत ही अच्छे ढंग से इसे समझिएगा कि यही चैप्टर का यही चीज़ जो है इसका मेन चीज़ है। ये सभी किरण आरेख डायग्राम जैसे अच्छे से समझ में आ जाए, लगभग फिजिक्स का अधिकांश चीज़ इसी पर डिपेंड है।
अच्छे से यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सवाल बनाने में मदद मिलेगा। ऑब्जेक्टिव, अधिकांश ऑब्जेक्टिव तो इसी पर डिपेंड। अब बाकी तो इधर आपतित किरण, परावर्तित किरण, फोकस, ये सब तो ऐसे वैसे तो प्रैक्टिस करते करते रट के भी याद किया जाता है, लेकिन समझने लायक है। साइंस जितना समझ करके याद हो जाए, माइंड में आ जाए, उतना ज़्यादा दिनों तक यह माइंड में सेट रहता है। तो अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति एवं किरण आरेख, इसका देखना, और प्रकृति और आरेख आकार भी बताएंगे। तो एक बार पहले स्थान एक बार समझाते हैं, तब वहाँ से फिर चलेंगे किरण आरेख खींचेंगे। जैसा कि ये अवतल दर्पण हुआ, तो यहाँ ध्रुव, फोकस, वक्रता, तो इतना को पहले देख करके एक बार माइंड में पहले अध्ययन करना है, समझना है, तब इसके बाद सभी बातें क्लियर। तो जब देखिए इसके प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु यहाँ है P, यहाँ F है, यहाँ C है, तो हम इसमें भिन्न भिन्न जगह को देखेंगे पहले, क्या क्या जगह बनता है, ताकि सभी चीज़ समझ में आवे। तो एक चीज़ इसमें अध्ययन कीजिए, एक जगह इसमें बनता है क्या, अनंत, अर्थात एक ऐसा सिचुएशन है, ऐसा पोजीशन है जब बीम अनंत पर स्थित हो। ठीक, जब बीम कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। एक दूसरा जगह यह बनता है कि जब बीम, दूसरा जगह यह बनता है कि जब बीम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहने का अर्थ हुआ कि जब बीम अनंत पर स्थित होता है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, वह कैसा होगा, कहाँ बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगा, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। फिर बीम को रख सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रकृति क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, क्या ऐसा भी देखेंगे। सेम सिचुएशन आता है, इस चीज़ का अध्ययन करेंगे, इस चीज़ को जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, इसलिए सभी दशाओं को इसमें पढ़ना आवश्यक। अब आगे, अब अगर बीम को फिर अगर वक्रता केंद्र पर रख देंगे, जो इसका तीसरा जगह हुआ, तब अध्ययन करेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रकृति क्या होता है, फिर इसका आकार क्या होता है, क्या पहले जो आकार था उसके अलग होता है, बदलाव होता है, ये अध्ययन करेंगे। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जगह बनता है C और F, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसके बीच कहीं पर, यहाँ कहीं, अगर इसके बीच कहीं बीम को रखते हैं, जो इसका जगह हुआ 4, चौथा जगह हुआ, तो अगर इसके बीच C और F के बीच, वक्रता केंद्र फोकस के बीच बीम को रखते हैं, तो फिर यह देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रकृति क्या होगा, फिर इसका आकार क्या होगा, अध्ययन करेंगे इसके। इसके बाद आगे देखिए, अब जगह ही, अब जगह बना यहाँ F पर, 5 नंबर जगह। अगर बीम को फोकस पर लाएंगे और तब जो किरण आरेख खींचेंगे, तब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, ये अध्ययन करना। फिर अब जगह बना फोकस और ध्रुव के बीच, तो जब फोकस और ध्रुव के बीच, इसके बीच यहाँ कहीं, इसके बीच कहीं पर भी रखेंगे, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, ये अध्ययन करेंगे। फिर एक जगह बचता है P, तो P वाला लगभग नहीं पढ़ा जाता, मतलब यहाँ जगह टोटल हुआ 7, जिसमें हम 6 जगहों का अध्ययन करेंगे। क्या ये सभी जगह स्पष्ट क्लियर हुआ? इसीलिए अवतल दर्पण लिख दिया गया विभिन्न दूरियों पर। तो भिन्न भिन्न जगह पर वस्तु को रख करके प्रतिबिंब हम इसका किरण आरेख खींचेंगे, प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, और हर एक दशा में अध्ययन करेंगे कि इसके प्रतिबिंब जो बनते हैं वह कहाँ बना है, इसका प्रकृति क्या है, इसका आकार क्या है। और ये भी याद रहे कि इसका उल्टा भी माइंड में सेट करना होगा, कि जैसे प्रतिबिंब कहीं बन जाएगा तो वह दशा भी हमें याद होना चाहिए। जैसे कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि प्रतिबिंब फोकस पर बना है तो बिंब कहाँ पर स्थित है, उल्टा ही पूछता है। इसे बहुत सारा क्वेश्चन इस पर निष्कर्ष निकलता है अगर ये डायग्राम खींचने समझ गए तो देखिए, सबसे पहला इसमें जगह यहाँ क्या चुने थे, अनंत पर।
तो 1 नंबर। तो यहाँ लिखते हैं जब बीम अनंत पर स्थित हो, जब बीम अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब, तब मान के चलिए आप प्रतिबिंब, तो निष्कर्ष निकालें 1 नंबर में क्या हो जाएगा, तो स्थान कहाँ पर बनता है, तो यह देखेंगे। हमें और क्या निकालना है, इसका प्रकृति कैसा होगा यह पढ़ेंगे, फिर इसका आकार कैसा होगा इसका अध्ययन करेंगे, और फिर उल्टा सब कुछ माइंड में सेट करेंगे। तो देखिए पहले डायग्राम खींचिए और अपने आप आंसर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं कि डायग्राम खींच करके ही हर हमेशा जगह क्लियर करेंगे, हमें पूरा कंप्लीट पहले से भी माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो इसलिए इसको पढ़ते हैं, इसे याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले चांद लीजिएगा, चांद को इस तरह से रख दीजिएगा और 60 से 60 लेकर के इसे मिला दीजिएगा। चांद को ऐसे रख देना है और 60 से 60 ऐसे मिला दीजिएगा, इस तरह से लकीर खींच दीजिएगा। अगर कॉपी में बनाना चाहते हैं या एग्ज़ाम में ही अगर पूछा जाएगा बनाएंगे, तो सबसे अच्छा इसका पिक्चर बनाने के लिए चांद ही सबसे बेहतर है। इस तरह से दर्पण बन गया आप तल सब। इसके बीचों बीच वैसे जब चांद रखेगा तो यहाँ 90 होगा, वहाँ भी चिन्हित कर दीजिए, और यहाँ भूमि के समांतर यहाँ एक 24 लकीर की। ये दर्पण का क्या हो गया, मध्य बिंदु, ये हो गया इसका ध्रुव फोकस। अब यहाँ देखिए स्केल की मदद से यहाँ 1 इंच लीजिएगा, यहाँ 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा 1 इंच माप करके, मतलब ये कंप्लीट 1 इंच, ये 1 इंच से थोड़ा सा अंशतः बड़ा। तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ रखना था बीम अनंत पर स्थित करना, तो इसीलिए इसके मुख्य अक्ष को यहाँ क्या कर दिए, छोटा कर दिए। तो हम अनंत पर यहाँ बीम को रख रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें अनंत पर बीम को रख, अर्थात ये अक्ष से ये हटा हुआ है बीम, ये बीम इस अक्ष से क्या है, हटा हुआ कि ये अनंत पर स्थित है। क्योंकि ऐसे तरह से डायग्राम खींचने पर बहुत ही अच्छा होगा, डायग्राम अच्छा बनेगा। यह कहाँ जगह है इसका, ये अनंत पर स्थित है, ये बीम अनंत पर स्थित है। तो अनंत पर स्थित है, तो हम पढ़े हैं इसका पहला रूल, किरण नाड़ी अभी ही पढ़ा है, इसलिए माइंड में तो होगा जरूर। तो वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर, और इसे एक चीज़ और भी याद, अनंत से आने वाली सभी किरणें समांतर किरण होता है। तो याद रखेंगे, इससे एक किरण लिए, ऐसा किरण लिए जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण लिए, अब याद कीजिए रूल, पहला रूल क्या पढ़े थे, वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से लौट जाती। तो देखिए क्या इसे फोकस से लौटाए, ये लौटेगा ही, यही रूल है। दूसरा किरण इसका दूसरा छोर से लिए जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, ये भी आपतित किरण, ये भी मुख्य अक्ष से क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये क्या होगा, यहाँ से परावर्तित होगा दर्पण से, तो फोकस से होकर चला जाएगा। तो देखिए समझाए थे कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 परावर्तित किरणों के कटान बिंदु चाहिए, कट पॉइंट। तो 2 आपतित किरण लिए, इसलिए 2 परावर्तित किरण हो। अधिक से अधिक कितनों परावर्तित किरण ले सकते। तो अब देखिए 2 परावर्तित किरण कहाँ कटा है, ये फोकस पर कटा है। 2 परावर्तित किरण कहाँ पर कटा है, फोकस पर कटा है।
इसलिए इसका अर्थ हुआ कि जब बीम अनंत पर स्थित था तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो फोकस पर बना है। अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस। एफ पर बना है। अब समझना ये प्रकृति। प्रकृति का तात्पर्य हुआ कि वास्तविक या आभासी से। यहाँ जो भी किरण आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, वास्तविक किरण है, कंप्लीट लाइन है, ऐसा होता ही है, ये कंप्लीट लाइन है, ये रियल जो है रे है, ये इमेजिनरी रे नहीं है। इसलिए जो प्रतिबिंब जो बना यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बना, क्योंकि वास्तव में ऐसा कटता है, वास्तव में ऐसा होता है। तो इसका प्रकृति अर्थात फोकस बना, तो प्रकृति इसका क्या होगा, वास्तविक। और याद रखेंगे वास्तविक एवं उल्टा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है। अब रहा आकार, तो आकार याद रखेंगे, देखिए बिंदु मात्र है, बहुत छोटा है, तो इसका आकार हो जाएगा इसमें बहुत छोटा, ये बहुत छोटा है। अब इसमें और भी एक चीज़ सब समझाना चाहेंगे, अगर अच्छे से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसमें तो पूरा कंप्लीट जान लें। कुछ किरण आरेख का भी आज इसमें चर्चा और भी अच्छे से माइंड में रहेगा। वैसे तो पहले सब कुछ मिला लीजिए फिर बोलते हैं। जब बीम अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है उसका स्थान, प्रकृति, आकार जो जानना था आपके सामने। अवतल दर्पण बनाए, हेल बताए, दर्पण की सहायता, चांद की सहायता से लीजिए, 60 से 60 खींचिए, 90 का सिंबल दिए, इससे एक लकीर खींचे, यहाँ से पीएफ का माप 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, और एफ से सी का माप 1 इंच पूरा परफेक्ट रखेंगे ताकि कॉपी में डायग्राम सबसे अच्छा बनेगा। इस मुख अक्ष को यहीं तक रखे, आगे अनंत तक नहीं बढ़ाए, क्योंकि हमें यहाँ बीम को शो करना था। तो इसमें मुख अक्ष से हटा करके एक बीम रखे, तो इसका तात्पर्य हुआ कि बीम कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो इससे हम लोग ऐसे किरण का उपयोग किए जो कि मुख अक्ष के समांतर जाए। तो मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, ले गए, फिर यहाँ से फोकस से होकर ले गए, तो दोनों परावर्तित किरण फोकस पर कटा। तो परावर्तित किरणें जहाँ कटता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब बना कहाँ पर, तो फोकस पर, जो स्थान इसका क्लियर हो गया। वास्तविक रे से बना है, वास्तव में बना है, इसलिए इसका प्रकृति क्या हुआ, इसका नेचर क्या हुआ, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है, इसलिए इसका लिख दिए उल्टा। आकार इसका बहुत छोटा, यही चीज उल्टा पूछता है कि अवतल दर्पण में किस अवस्था में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे जब बीम अनंत पर स्थित हो। और इसे अवतल दर्पण के सामने फोकस पर प्रतिबिंब किस अवस्था में बनता है, तो जब बीम अनंत पर, ऐसे ही उल्टा पूछा है। तो हम चिन्ह परिपाटी का थोड़ा चर्चा की। देखिए जब बीम अनंत पर था, या ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ है, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो देखिए वस्तु आपतित किरण के किस दिशा में है, ये आपतित किरण का ही डायरेक्शन है, तो इस ध्रुव पोल से देखना है, ये आपतित किरण से किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब वस्तु की दूरी जिसे U से डिनोट करते हुआ क्या हो गया, निगेटिव हुआ। फिर देखिए प्रतिबिंब जो बना है किस ओर बना है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में बना है, ध्रुव के सापेक्ष, इसलिए इसे प्रतिबिंब का चिन्ह भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और अवतल दर्पण का फोकस, देखिए ये फोकस आपतित किरण के किस दिशा में है, वह भी विपरीत दिशा में, इसलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी भी क्या होगा, नेगेटिव। जब फोकस दूरी नेगेटिव होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव होगा। वस्तु हमेशा सीधा ही रखा जाता है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रतिबिंब जो बना है तो चूंकि बिंदु मात्र था, यहाँ बहुत छोटा नहीं दिख रहा, आगे और दिखाई पड़ेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का जब भी चिन्ह होगा
H2 वह होगा निगेटिव, और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन दोनों का अनुपात करेंगे तो वह भी निगेटिव है। अर्थात चिन्ह परिपाटी भी इसमें समझाते हैं, अच्छा रहेगा, सब कुछ क्लियर हो।